कस्टमर के जो एक्सपीरियंस 39,000 प्लस आउटलेट हैं पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड के। इनका यहाँ पे पहला बिजनेस कोई डायरेक्ट फूड का नहीं था। हमारे एक गेस्ट को भी सेम टेस्ट मिलना चाहिए, दूसरे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने वो जोकर भी देखा, अफोर्डेबल रेंज तैयार कर जिसको कि उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम का नाम, क्योंकि जो पैसा है वो मिडिल क्लास के पास भी है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से एक छोटे से रेस्टोरेंट से, जो कि मैकडोनल्ड था हमारा, इतनी बड़ी एक वर्ल्ड वाइड चेन बन गई। लगभग अगर मैं इस समय बात करूंगा तो 39,000 प्लस आउटलेट हैं पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड के, और पर डे वो लगभग 7 करोड़ प्लस मील सर्व करते हैं और अपने गेस्ट को डिलाइट करते हैं अपने फूड के द्वारा। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे हो पाई, क्योंकि यहाँ से जो भी हमको लर्निंग्स मिलेंगी, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एज अ फूड एंटरप्रेन्योर, या वो सब जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। क्योंकि ये सब करने में मैकडोनल्ड को बहुत समय लगा, 20-30 साल लग गए, बट आपको उतने 20-30 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैकडोनल्ड ने अप्लाई करी अपने बिजनेस को इतना बड़ा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो हमारे मैकडोनल्ड के फाउंडर थे वो दो भाई थे, उनका नाम था रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड, और जिनका की जन्म हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैम्पशायर में हुआ था। इनका यहाँ पे पहला बिजनेस कोई डायरेक्ट फूड का नहीं था। 1920 में इन्होंने सबसे पहले एक सिनेमा हॉल खोला था कैलिफोर्निया के अंदर, बाद में जिसको कि इन्होंने सेल कर दिया। बाद में 1930 के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करी, एड्रोम, और इसके अंदर वो जो भी इंग्लिश के फास्ट फूड आइटम होते हैं, जैसे कि हमारे हैमबर्गर्स हो गया, बर्गर्स हो गया, ठीक है, हमारे हॉट डॉग्स हो गया, मिल्क शेक हो गया, कॉफी हो गया, काफी सारी चीजें, ये सारी की सारी वो सेल करते थे और इनके आउटलेट्स अच्छे भी चलते थे। बट इनको भी वही प्रॉब्लम्स होती थी जो कि आज हमको होती है, ठीक है, क्या कि जो गेस्ट होते हैं उसको सेम टेस्ट नहीं मिल पाता। हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं गेस्ट के पास बहुत लेट पहुंचते हैं, हर बार चीजें अलग अलग होती हैं। तो इन सब चीजों से परेशान होकर उन्होंने 1930 के अंदर इस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को रिवैम्प करने की सोची और इस रेस्टोरेंट को शट डाउन कर दिया कुछ महीनों के लिए। ये जो रिवैम्प था वो 1940 के अंदर हुआ और यहाँ पे उसके बाद उन्होंने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसको कि उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम का नाम दिया। यहाँ पे उन्होंने अपने मेन्यू को काफी छोटा कर दिया, जो आइटम्स चलते थे सिर्फ उनके ऊपर ही ध्यान दिया, अपने कस्टमर के लिए एक अफोर्डेबल रेंज तैयार करी। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने करी, अपना जो पुराना रेस्टोरेंट था उसे बंद करा और उसके बाद शुरुआत हुई हमारे मैकडोनल्ड की। फाइनली 1948 के अंदर इन्होंने एक नया रेस्टोरेंट ओपन करा जिसका की नाम था मैकडोनल्ड बारबेक्यू, और वो सारी की सारी लर्निंग्स जो पिछले 20 साल से कर रहे थे इस रेस्टोरेंट के अंदर थी। सारी की सारी चीजें सिस्टमाइज थी और ये इमीडिएट एकदम हिट हो गया, मतलब कि सक्सेसफुल हो गया। बट यहाँ पे इन दोनों भाइयों को इसका जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने का श्रेय नहीं जाता है। इसके बाद एक और शख्स की इस कहानी में एंट्री होती है। 1954 के अंदर एक सेल्समैन थे, रे क्रॉक, जो कि एक सेल्समैन थे, हमारी जो मिल्क शेक की मशीन होती है वो आते हैं इनके पास, वो इनके सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि जो भी दूसरे रेस्टोरेंट वाले गलतियां कर रहे थे ये उन सब से सीख के एक सिस्टम्स के अंदर काम करे थे। वो बहुत ही ज्यादा इनसे इंप्रेस होते हैं और इनको बोलते हैं कि आप अपने इस मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कीजिए। वो इनको कन्विंस करते हैं क्योंकि सिस्टम ही इतने इनके पास अच्छे थे, और उसके बाद जब इनकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है तो वो इमीडिएट सक्सेस हो जाती है। बाद में यहाँ पे 1961 के अंदर जो रे क्रॉक थे वो कंप्लीटली जो कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं अपना 2.7 मिलियन के अंदर। तो ये पूरी कहानी इनकी थी, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जिससे कि जो हमारा मैकडोनल्ड है वो इतनी बड़ी एक वर्ल्ड वाइड चेन बन पाया। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारा इनोवेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इनोवेशन का मतलब है कि आपने नई चीजों को इनोवेट किया। यहाँ पे इन्होंने नई चीज क्या करी, इन्होंने जिनको कि अभी हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं, उन्होंने वहां पे एक सिस्टम निकाला, स्पीडी सिस्टम, ठीक है, स्पीडी सर्विस सिस्टम, जिसको कि इन्होंने बोला, जिससे कि जो भी खाना था फटाफट फटाफट कस्टमर के पास जा रहा था। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा अगर हम लोग समय पे कस्टमर को खाना नहीं पहुंचाते तो उठ के भी चला जाता है, तो इन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर काम किया। दूसरा, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे एक गेस्ट को भी सेम टेस्ट मिलना चाहिए, दूसरे को भी मिलना चाहिए, इवन अगर कोई शेफ छोड़ के चले जा रहा है तो जो नया शेफ है उसका भी टेस्ट वही होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने
सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को और अपनी रेसिपी को स्टैंडर्डाइज किया। तो आप लोगों को भी ये लर्निंग लेनी है। आपको अपनी सारी की सारी जो ऑपरेशंस है उनको स्टैंडर्डाइज करना है ताकि हर जगह आउटलेट पे वो सेम ही हो। दूसरा यहाँ पे जो रीजन था वो था इनका फ्रेंचाइजी मॉडल, और इनके सारे सिस्टम से सारी चीजें स्टैंडर्डाइज थी, तो इनको फ्रेंचाइजी सेल आउट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि फ्रेंचाइजी का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस किसी और को दे रहे हैं, उसके बदले में आपको जो पैसा भी मिल रहा है साथ साथ रॉयल्टी भी मिल रही है। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के द्वारा ही वो इतने बड़े तौर पे अपने कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर भी एक्सपेंड कर पाए, जो कि उनकी मेन सफलता का कारण बने। तीसरा जो रीजन था वो था इनके डिजाइन, या आप बोल सकते हैं कस्टमर के जो एक्सपीरियंस। अगर आप इनके जितने भी आउटलेट देखेंगे वो सारे के सारे फैमिली फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। सिर्फ बच्चों के लिए भी वहां पे है, बड़ों के लिए भी है, सब प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी। इवन वहां पे वो ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने वो जोकर भी देखा होगा जो मैकडोनल्ड के बाहर बैठा रहता है, ठीक है। इवन आपको वहां पे हैप्पी मील भी मिलेगा। तो उन्होंने हमेशा ध्यान दिया कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर और उनको और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, ताकि कस्टमर उनके पास बार बार आए और रिटेन हो पाए। तो ये उनका मेन पॉइंट था। चौथे पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मैं बोलूं उनके ढेर सारे आउटलेट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। वो अब भी अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हर जगह नजर आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपका एक बार नाम बन जाए और उसके बाद आप अपनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग करना छोड़ दें। बट वो अगर आप उनको देखेंगे वो अभी भी अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं, और सेम फॉर्मूला हमको भी अपनाना चाहिए। हमको अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एज अ इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए और हमको भी हमेशा ये करते रहना चाहिए। पांचवें पॉइंट की हम लोग बात करेंगे वो है मेरा मेन्यू एडेप्टेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज है जो बीफ खाना पसंद नहीं करती हैं, कुछ पोर्क खाना पसंद नहीं करती है, ठीक है। कहीं पे किसके कुछ रीजनल टेस्ट है, कहीं पे कोई स्पाइसी खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे उन्होंने लगातार इनोवेट किया अपने मेन्यूज को, और जिस भी कंट्री में वो गए उसके हिसाब से उन्होंने अपने मेन्यू को और जो उनकी डिशेस को चेंज किया। जैसे कि अगर आप इंडिया के देखेंगे तो हमारी जो मैक आलू टिक्की बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली लोग क्या है, वेज हैं। वहीं अगर वो किसी दूसरी कंट्री में गए तो उन्होंने वहां पे बीफ के जो बर्गर्स थे, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा चलते हैं, वो सेल नहीं करे। जो मुस्लिम कंट्री थी वहां पे जो हमारे बर्गर्स होते हैं, ठीक है, कहीं पे जो पोर्क के बर्गर बड़े फेमस होते हैं, उन्होंने वहां पे वो यूज नहीं किया। तो ये सारी की सारी उन्होंने उस कंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी वहां पे बैन थी या वहां के लोगों की जो प्रेफरेंस नहीं थी, उन सबको यूज नहीं किया, और जो वहां के लोकल टेस्ट थे और प्रेफरेंसेस थे उन पे काम किया। तो उन्होंने उस कंट्री के कल्चर के हिसाब से अपने मेन्यू को चेंज किया और उनके हिसाब से वहां पे इनोवेट किया। तो सेम हमको भी यही करना चाहिए। छठे नंबर के पॉइंट में हम लोग बात करेंगे हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन। अगर मैं इंडिया में हूं तो इंडिया के अंदर मैं अपने आउटलेट खोल देता हूं, बट जैसे ही मैं ग्लोबली जाऊंगा, इंटरनेशनली जाऊंगा, तो जो मेरे रेवेन्यू का शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर मेरा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पे 1 रुपए की सेल कर रहा हूँ, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके सेल करूंगा तो मुझे जो डॉलर्स में सेल करनी पड़ेगी या वहां की जो करेंसी है उसमें सेल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो मेरे प्रोडक्ट का या मेरे फ्रेंचाइजी का प्राइस वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सेम यही हमारे जो मैकडोनल्ड ने भी किया था और हमको भी यही करना चाहिए अगर हम दूसरे किसी कंट्रीज के अंदर जाके अपनी फ्रेंचाइजी सेल करना चाहते हैं। इसके बाद मैकडोनल्ड ने जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो था हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। उन्होंने हमेशा अपने प्राइस को अफोर्डेबल रहा। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए भी हैं तब भी आप मैकडोनल्ड के अंदर जा सकते हो, क्योंकि जो पैसा है वो मिडिल क्लास के पास भी है, और जो मिडिल क्लास है उसकी ही संख्या दुनिया में हर जगह आप किसी भी कंट्री में ले लीजिए सबसे ज्यादा है। तो वो जो टैप करना चाहते थे वो मिडिल क्लास को करना चाहते थे, ठीक है। और एक तरीके से अगर मैं देखूंगा ना, अगर एक तरीके से मैं देखूंगा इस समय ये सिंबल बन चुका है कि भैया अगर हमको बर्गर खाना है, चाहे वो एक अमीर हो गरीब हो, तो मैकडोनल्ड पे ही जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यू डील्स अपने कस्टमर को दी, चाहे वो एक सस्ता प्रोडक्ट था या महंगा प्रोडक्ट था, जिससे कि उनके कस्टमर भी बार बार रिटेन हुए। और सेम यही स्ट्रेटेजी हमको अपने आउटलेट्स के अंदर भी यूज करनी चाहिए। आठवें नंबर पॉइंट की हम लोग बात करेंगे जो है हमारी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। अब यहाँ पे जो हमारी मैकडोनल्ड है वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, वो वेल स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। तो उनकी जो भी सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, जो भी उनकी रॉ मटेरियल जाते हैं, जो भी उनकी इन्वेंट्रीज हैं, वो कभी भी विदाउट फेल वहां पे पहुंच जाती है, जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट है वो कभी चेंज नहीं होते, उनके टेस्ट में कभी भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है।
तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आप फ्रेंचाइजी कर रहे हो दूसरे सिटी में, दूसरी जगह पे, तो आपकी जो सप्लाई चेन है और जो लॉजिस्टिक्स है उनका भी आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमको फ्रोजन सर्व करने होते हैं, तो वहां पे जो भी हमारे व्हीकल्स होने चाहिए वो हमारे -18 या एसी के साथ होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो जो उनका टेस्ट है, हमारे इंग्रेडिएंट है, उनकी फ्रेशनेस चली जाएगी। बट ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि मैंने बोला मैकडोनल्ड वेल स्टैब्लिश्ड है, वो सारी की सारी ये सारी चीजें करती हैं और हमको भी ये सारी की सारी चीजें करनी चाहिए। सबसे आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, हमारे 9वें पॉइंट पे, वो है हमारे कंटिन्यूअस इनोवेशन। मैकडोनल्ड इतनी बड़ा ब्रांड बन चुका है पर वो अब भी नए मेन्यूज के तलाश में है, नई रेसिपीज के तलाश में है। वो नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको पता है कि मार्केट में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अगर हमको मार्केट में बैठे रहना है, हमको मार्केट का किंग बनना है, तो हमको रेगुलर इनोवेशन करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेम जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, आपको हमेशा अपने मेन्यूज में क्रिएटिविटी रखनी है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कोशिश करना है अडॉप्ट करें। तो यही सारी 9 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए एक मैकडोनल्ड की सक्सेस के लिए, और इन पॉइंट से आप भी सीख सकते हो कि किस प्रकार से आप अपने आउटलेट को भी एक छोटे से आउटलेट से एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा, या फिर आप किसी और ब्रांड की सक्सेस स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।